अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। और स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर भी हम मुफस्सल तफसीलात आप तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर महबूबा मुफ्ती के दौरे कुकरनाग के हवाले से है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर शहरी श्रीनगर हो या वादी कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों पर जो हलाकतें हुई हैं, उसके बाद मातम का समा कश्मीर के अंदर है। अकलियतों पर हमले और अक्सरियत पर भी हमले हैं। कुल मिलाकर एक साल के दौरान 28 सिविलियन हलाकतें हुई हैं, जिसमें 21 की तादाद मुसलमानों से हैं और बाकी 7 जो है उनकी वाबस्तगी माइनॉरिटीज से हैं। और हाल ही में जो अनंतनाग के अंदर सीआरपीएफ की गोली से लगने से एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है, उसी हवाले से आज महबूबा मुफ्ती ने उनके घर जाना था और अहले खाना के साथ ताज़ियत पुरसी करनी थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इसी दौरान ट्वीट किया और ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने वाशकाब अल्फाज में कहा कि आज 15वीं बार उन्हें खाना नजरबंद रखा गया है। मैं दरअसल सीआरपीएफ की गोली से मारे जाने वाले मासूम शहरी के खानदान से मिलना चाहती थी। ये ट्वीट में महबूबा मुफ्ती लिख रही है। लेकिन मरकजी सरकार चाहती है कि हम सिलेक्टिवली कत्ल की मजम्मत करें। यानी महबूबा मुफ्ती का अंदाजा और इशारा यही था, सिलेक्टिवली कहना कि जो माइनॉरिटीज हैं वहां पर जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन जो मेजॉरिटी तबके से ताल्लुक रखने वाला यहाँ पर शख्स जिसकी मौत वाक़ा हुई है, वहां उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सरकार सिर्फ उन मामलों में संजीदा और मुश्तिल है जहां लोगों को पोलराइज करने के लिए नफरत अंगेज सियासत की जा सकती है। यह महबूबा मुफ्ती का पहला ट्वीट था। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इसके साथ दूसरा ट्वीट भी किया है और इस दौरान भी, इस ट्वीट में भी महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की सरकार या मरकजी सरकार को हजबे तनकीद बनाया है। और उनका मानना है कि जो कश्मीर के अंदर फेयर है, डर है, खौफ है और ये जो सूरत हाल बन रही है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और अगले ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा है, जो हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब से बदतर हो गए हैं। मेरे खदशात इस हकीकत से मजीद बढ़ गए हैं कि मरकजी सरकार अपनी मस्कुलर पॉलिसी को जारी रखेगी ताकि इंतखाबात में सियासी फायदा हासिल किया जा सके। मामला उत्तर प्रदेश में आइंदा इंतखाबात का है। सीधे उन्होंने मरकजी सरकार पर वार किया है। और महबूबा मुफ्ती के जो इन ट्वीट्स का जब हम क्रक्स निकालते हैं, तो उनका मानना है कि कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल अभी बनी हुई है, इसके लिए एक तो सरकार जिम्मेदार है और दूसरी बात कि इसके बाद क्या कुछ हो जाएगा, उस पर महबूबा मुफ्ती का मानना है कि कश्मीर के हालात मजीद खराब हो सकते हैं। क्योंकि महबूबा मुफ्ती का इस ट्वीट के अंदर इल्जाम है कि मरकज के अंदर जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो उसे पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश करेगी। और उनका मानना है कि आइंदा यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो उसके ज़िम्मन में कश्मीर के अंदर जो है हालात को मजीद खराब कराया जा सकता है या ज्यादती की जा सकती है। इस तरह के जो इल्जामात हैं महबूबा मुफ्ती ने न सिर्फ इस ट्वीट में आज जाहिर किया है, बल्कि इससे पहले भी उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें उन्होंने इस तरह के खदशात का इजहार किया है। चलिए, महबूबा मुफ्ती के इल्जामात अपनी जगह, लेकिन शहर की सूरत हाल भी जब हम देखते हैं तो शहर के अंदर हमने देखा कि कल नटीपुरा इलाके में एनकाउंटर होता है और वहां पर एक लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट को मारा जाता है। और उसके बाद मैथन इलाके में भी इसी तरह का एनकाउंटर होता है। लेकिन यहां से पुलिस का मानना है कि यहां पर जो पहले गोलियों का तबादला हुआ था, लेकिन बाद में मालूम हो चला कि यहां पर मिलिटेंट भागने में कामयाब हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ दिनों से सूरत हाल कश्मीर के अंदर बनी हुई है, उसके असरात अब लाल चौक में भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि लाल चौक हो या शहर के दूसरे हिस्से हो, कई एक अलग जगहों पर इस तरह सिक्योरिटी की तैनाती लगा दी गई है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां अलग अलग जगहों पर पाई गई हैं, यानी सिक्योरिटी को मजीद मुतहरिक किया गया है। और इस दौरान जगह जगह पर कई एक इलाकों में तलाशी कार्रवाई जो है 90 की दिहाई की याद दिला रही है। और माहौल वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ के भी शिकार है। हाल हलाकतों से अमन पसंद अवाम काफ़ी खौफजदा है और अब जगह जगह अवाम की तलाशी ली जा रही है। शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं और इस दौरान अलग अलग इलाकों में इस तरह के मनाजिर आज देखने को मिले हैं। और सीआरपीएफ से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकार
ये आज छानबीन कर रहे थे, पूछगिछ कर रहे थे, जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो भी देख रहे थे और बारीक बीनी से बैग्स की तलाशी ली जा रही थी। चाहे कोई मोटरसाइकिल पे हो या गाड़ियों में है, उन्हें बाज़ाब्ता उतारा जाता था और उसके बाद उनकी तलाशी ली जा रही थी। और ये सब कुछ पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के अंदर जो हालात बने, जो वाक़ात बने और जो हमले हुए और जिसमें कुछ माइनॉरिटीज़ और उसके साथ साथ अक्सरियती तबके से वाबस्ता जो लोग गोलियों का शिकार हुए हैं, उसी के पस मंज़र में अब सिक्योरिटी के जो एहलकार है इस तरह की एक्सरसाइजेज अलग अलग इलाकों में ऐसे कर रहे हैं। खासतौर पर जो मुश्तबे इलाके हैं या जो हसास इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी की गश्त को बढ़ा दिया गया है। आपको याद दिला दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कल भी एक इंटरव्यू के दौरान ये बात दोहराई है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सिक्योरिटी को या हालात को मामूल पर लाया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने ये हमले अंजाम दिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इस तरह के हमले किए या इस तरह के वाक़ात अंजाम दिए उसका उनसे बदला लिया जाएगा। चले नाज़रीन, कश्मीर के अंदर अफवाहों का बाजार भी काफ़ी गर्म रहता है और ख़ासतौर पर उन वाक़ात में दौरान या उन अवकात के दौरान जब यहाँ पर कुछ अनटूवर्ड होता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हलाकतें हुई हैं और उसमें जो मुस्लिम तबके के साथ साथ माइनॉरिटीज़ के जो भी कुछ हलाकतें हुई हैं, तो उसके बाद कल शाम से ही ये खबरें गश्त करने लगी है। यहाँ तक कि अफवाह ही नहीं कहा जा सकता है कि श्रीनगर के तुलसी बाग इलाके में एक सिख कम्युनिटी से वाबस्ता एक डॉक्टर के घर पर हमला किया गया। हालांकि यह अफवाह थी, बाद में पुलिस ने इससे ठीक किया है और पुलिस ने कहा कि यहाँ गोली एक डॉक्टर के मकान को लगी है और उसकी गाड़ी को लगी है। और उन्होंने कहा कि यह हमला नहीं था, बल्कि कल जो नट्टीपुरा के अंदर एनकाउंटर था, उस एनकाउंटर के दौरान जो गोलियों का तबादला हुआ तो उसी दौरान स्ट्रे बुलेट्स जो है वो इस मकान और इस डॉक्टर की गाड़ी की खिड़की पे लगी, जिसके नतीजे में एक मामूली नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह से पुलिस ने उन खबरों की तरदीद की है जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर सिख कम्युनिटी से वाबस्ता डॉक्टर के मकान पर हमला किया गया। यहाँ तक कि पुलिस का बयान तो अपनी जगह, लेकिन जो लोकल से वहाँ के या सिख बरादरी से वाबस्ता जो लोग हैं उन्होंने भी उससे बिल्कुल अफवाह करार दिया और उन्होंने कहा कि यह हमला नहीं था बल्कि ये स्ट्रे बुलेट्स थे। अटैक नहीं है, ये एक स्ट्रे बुलेट है जो कल रात को सुबह इन्होंने देखी है, जबकि बुलेट भी यहाँ पर थी। तो अभी पुलिस अमला यहाँ पर आया हुआ है, तो वो खुद देख लेंगे उन्होंने क्या करना है। हम्बल सबमिशन आपकी फसादत से भी ये कहना चाहते हैं कि ये कोई अटैक नहीं है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। और एक सिख खातून की मौत वाक़ा हुई है हाल ही में एक स्कूल के अंदर, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल थी। और उसके बाद माइनॉरिटीज़ के अंदर भी खौफ सा पैदा हो गया है। पहले पूरे कश्मीर के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो भी काफ़ी खौफजदा है और गमजदा भी हैं, लेकिन अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही कहा गया है कि जितने भी सिख तबके से या माइनॉरिटीज़ से वाबस्ता जो मुलाजमीन हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो तब तक अपनी ड्यूटीज़ पर नहीं जाएंगे जब तक ना उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानब से दी गई है और उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं हैं और इस वजह से नवतेज सिंह जो कि प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है, और उन्होंने कहा कि अगरचे माजी में अक़लियतों को टारगेट करने के हवाले से इनपुट्स भी थे, ताहम इसके बावजूद अक़लियतों को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। ये आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। हो सके 7 तारीख को एक स्कूल में जहां पे एक प्रिंसिपल सिकंदर कौर का कत्ल हुआ, दीपक चंद का कत्ल हुआ, जिसकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर जोर लफ्जों में मजम्मत करती है और गवर्नमेंट से यह अपील करती है कि वो हर किसी माइनॉरिटीज के साथ जो वाबस्ता है, जो ड्यूटीज दे रहे हैं दूर दूर, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाए ताकि आगे से जो ये वाक़यात हैं ये दोबारा रोनमा न हो।
ये एक विश्वास बन गया है कि हम कश्मीर में सिक्योर नहीं है। और इसके लिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो कम्युनिटीज़ के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए एक फुल पॉलिसी बनाए ताकि हमारे मुलाजिम जो दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और यह किसी खास तबके के लिए नहीं, यह भी मैं आपकी वजाहत से कहना चाहता हूँ, ये हर माइनॉरिटी, चाहे वो बुद्धिस्ट है, सिख है, पंडित है, हिंदू है या क्रिश्चियन है, उन सब के लिए जो ऑर्डर्स होने चाहिए वो सेम है। चाहे वो छुट्टियों के लिए है, चाहे वो जो डाटा वो ले रहे हैं माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का, एक तबके का नहीं, हर तबके का लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमें ये हर तरह से गवर्नमेंट से भी और बाकी तंजीमों से भी जो ये ऐसे काम करते हैं उनसे ये एक फीलिंग मिल रही है कि हमारी सुरक्षा के लिए सिख, बौद्ध, हिंदू या दीगर मज़हब से जो वाबस्ता लोग हैं, बाकी माइनॉरिटी से जो वाबस्ता लोग हैं, उनका मानना है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से काफ़ी बुलंदबाग दावे किए जा रहे थे सरकार की जानब से। जब यहाँ पर इलेक्शंस लड़े गए तो उसके बाद जो 5 सरपंच थे या उसके साथ साथ डीडीसी मेंबरान थे, उन्हें भी सिक्योरिटी फराहम करने की बात सरकार की जानब से की गई थी। लेकिन जब इलेक्शन उन्हें लड़ा तो उसके बाद यही कहा गया कि फर्दन सिक्योरिटी फराहम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जब कश्मीर के अंदर इस तरह के हालात बने हैं और इसमें अलग अलग कम्युनिटीज़, खासतौर पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ये कहती हैं कि इस खौफ के आलम में उन्हें सिक्योरिटी फराहम करना चाहिए, तभी जाकर वो मामूल का कामकाज बहाल कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान क्या सरकार ये सिक्योरिटी फराहम कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। और ये भी देखने की ज़रूरत है कि हर इंडिविजुअल को किस तरह से सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है, इस पर सरकार ने अब सोचना ज़रूर होगा। लेकिन जो कश्मीर की सूरत हाल पिछले कुछ दिनों के अंदर बन रही है और इससे अब मरकज़ी सरकार ने भी नोटिस लिया है, और यही वजह है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा को मरकज़ी दाखिला वज़ीर अमित शाह ने तलब किया और दिल्ली में अभी मीटिंग जारी है। जो ज़राए के हवाले से हमें खबर मिली है कि अभी जो है ये मीटिंग शुरू हो गई है और इसमें दाखिला वज़ीर अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दाखिला वजारत के दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद है। और मुतवक्का तौर पर होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ दिलबाग सिंह भी इस मीटिंग में शरीक हो सकते हैं। हालांकि ज़राए के हवाले से हमें खबर मिली है कि इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल और ख़ासतौर पर पिछले कुछ दिनों के दौरान, कुछ अरसे के दौरान जो कश्मीर के अंदर हमले हुए हैं और इस दौरान जो हलाकतें हुई हैं और इन हलाकतों के दौरान भी जो माइनॉरिटीज़ के अंदर खौफ अभी महसूस हो रहा है, इस पर आज गुप्त शनीद होगी और इस खौफ को कैसे दूर किया जाएगा उस पर भी आज गुप्त शनीद मुतवक्का है। हाल हालातों के बाद दाखिला वज़ीर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर को तलब किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो खबरें देखी हैं, उन्हें जो मालूमात फराहम की गई हैं, तो उसके बाद ही आज इस मीटिंग को तलब किया गया है। आपको याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो वाक़ात हुए हैं उस पर जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार को अपोजिशन लीडरान ने तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, सलामती के एतबार से भी काफ़ी पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन जब हालात देखते हैं ज़मीनी स्तर पर तो हलाकतों का नाम जो है या सिलसिला वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाली मरकजी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को काफ़ी तनकीद भी झेलनी पड़ी। और अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ माइनॉरिटीज़ ये मुतालबा कर रही हैं कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम किया जाना चाहिए, तो वो सिक्योरिटी किस तरह से उन्हें फराहम की जाएगी, उसके लिए किस तरह का अमल रहेगा, किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार के लिए ये सिक्योरिटी फर्दन फराहम करना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, लोकसभा के मेंबर मोहम्मद अकबर लोन जो आज नाइदखे बांडीपुरा गए थे और वहां पर उन्होंने हालिया दिनों हलाकतें हुई हैं और उसमें खासतौर पर जो बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाला एक सोमो ड्राइवर था उसकी हलाकत भी हुई है। उनके घर जाकर उन्होंने उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की है और बाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद अकबर लोन ने एक साहबी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हलाकतें हुई हैं ये बंद होनी चाहिए और साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए।
एक सभापति ने जब उनसे सवाल किया और पूछा कि क्या पीडीपी की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मौजूदा हालात के लिए गवर्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, तो उस पर जवाब देते हुए मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि वो क्यों कर गवर्नर से इस्तीफा का मुतालबा करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने गवर्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया है, यह उसी का ख्याल है, हम किसी को अपने ओहदे से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहेंगे। जो आज की किलिंग्स हो रही हैं ये काबिल मजम्मत है, इस पर जितना भी दुख का इजहार किया जाएगा कम है और हम चाहते हैं कि ऐसी किलिंग्स रोक ली जाए और मौजूदा सरकार गवर्नर रूल में ये ऐसा जो हो रहा है उसको भी तह तक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्यों और कैसे ये वाक़ होता है। कश्मीर नहीं छोड़ेगा, वो ऐसे में हो गया एक बार वाक़ा हो गया तो लिहाजा कश्मीर छोड़ के कहाँ जाएंगे। हम किसी को इस्तीफा के लिए नहीं कहेंगे, अलबत्ता उसका अपना ख्याल है महबूबा जी का, वो उसी से पूछ लीजिए। हम तो ये नहीं कहेंगे किसी को किसी पद से। मोहम्मद अकबर लोन बयान दे रहे थे, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि डॉक्टर शाह फैसल को लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का एडवाइजर यानी मुशीर उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। इस तरह की खबरें अभी गश्त कर रही हैं, लेकिन जो शाह फैसल के करीबी ज़राए हैं उनके साथ भी हमारी बात हुई है। उनका मानना है कि इस हवाले से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, यानी किसी भी फर्द ने उनके साथ कोई कम्युनिकेट नहीं किया है। लेकिन बाजार के अंदर और उसके साथ साथ मीडिया इदारों के अंदर ये खबरें गश्त कर रही हैं कि शाह फैसल को लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का मुशीर अपॉइंट किया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि बशीर खान को हाल ही में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर थे उन्हें यहां से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनसे कहा गया है कि उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, लेकिन अब नए लोगों को इस जिम्मेदारी से जो है उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है और उसमें सबसे पहले शाह फैसल का नाम लिया जा रहा है। सईद रूफ फारूकी इस खबर के हवाले से मजीद तफसीलात लेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। रूफ, खबरें गश्त कर रही हैं कि शाह फैसल को अपॉइंट किया जा सकता है जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के बतौर। क्या खबर है, किस तरह की क्या कोई तस्दीक हुई है, किस तरह की खबरें अभी आ रही हैं? देखिए हिलाल, बशीर खान को फारिग करने के बाद अब कहीं ना कहीं जो सरकार है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक अब नजरें लगाए हैं कि किसको अब नया मुशीर जो है वो मुंतखब किया जाएगा। जम्मू से भी कुछ लोग जो है उनका नाम लिया जा रहा है जो पैनल में रखे गए हैं, जिसमें ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का नाम भी है, सरफरिस्त है। अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो यहाँ से भी कई लोगों के नाम जो है इस लिस्ट में रखे गए, जिसमें शाह फैसल का भी नाम लिया जा रहा है और जो साबिका जो गवर्नर के मुशीर थे खुर्शीद अहमद गनाई, उनके नाम पे भी गौर खोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में एक दो दिन में किसी नए मुशीर को इंतखाब करना है और सरकार की अब ये प्रायोरिटी है। और इसमें शाह फैसल का नाम सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा गश्त कर रहा है कि शाह फैसल को अपॉइंट किया गया है जो मुशीर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के। मगर जब शाह फैसल के साथ बात की, उनके ज़राए से बात की, तो उन्होंने इस बात की जो है उससे इनकार किया, कोई तस्दीक नहीं की कि उनका ये कहना है कि अभी तक उनके साथ कोई राबता कायम नहीं किया गया इस हवाले से कि उनको मुशीर अपॉइंट किया जाएगा। अगर उनके साथ राबता कायम नहीं किया गया है तो फिर जो मुशीर बनने की खबरें हैं, जो एडवाइज़र बनने की खबरें हैं, वो कैसे पॉसिबल है। मगर फ़िलहाल अगर सोशल मीडिया की बात करें और कुछ ज़राए जो है खबर दे रहे हैं कि शाह फैसल का नाम सरफरिस्त रखा गया है जो एडवाइजर का मुशीर बनने के हवाले से, तो कई नामों पे गौरखोज किया जा रहा है। अब मैंने पहले कहा कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आज दिल्ली में है, होम मिनिस्टर के साथ वहाँ मीटिंग चल रही है, तो उसमें भी ज़रूर इन मामलों के हवाले से बात होगी और उसके बाद ही किसी नाम के हवाले से जो है सिग्नल दी जा सकती है अब किसको मुंतखब किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रूफ पूरी जानकारी देने के लिए। यानी खबरें तो अभी चल रही हैं लेकिन तस्दीक नहीं हो पा रही है। रूफ का भी यही मानना है कि शाह फैसल के जो करीबी ज़राए हैं उनका यही मानना है कि इस हवाले से खबरें तो चल रही हैं बाहर, लेकिन उन्हें अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया गया है। लेकिन ये कश्मीर है और कश्मीर के अंदर बहुत जल्द इस हवाले से ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या शाह फैसल ही वो चेहरे थे कि जिन्हें अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के तौर पर यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। जैसा कि रूफ ने भी कहा कि अभी अमित शाह के साथ, दाखिला वजीर अमित शाह के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मीटिंग भी जारी है और उसमें भी इस हवाले से जो है बात की जा सकती है कि किसको जम्मू कश्मीर के अंदर
बतौर मुशीर लेफ्टिनेंट गवर्नर नामजद किया जाएगा। हालांकि रूप का यह भी मानना है कि मुतअद्दिद नामों पर गौर खोज अभी भी जारी है। नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करते हैं CWC की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, क्योंकि कांग्रेस के अंदर काफ़ी वक्त से खुलफशार चल रहा है। हालांकि अब अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो रियासतें हैं वहाँ पर इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, लेकिन इन इलेक्शन से पहले पंजाब के अंदर जिस तरह से सियासी हलचल कांग्रेस के अंदर देखी गई, तो उसके बाद कांग्रेस लीडरान भी अलग अलग राय रखने लगे और उसमें हमने देखा कि कपिल सिब्बल की जानिब से बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई और उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि कांग्रेस के अंदर मामला ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि CWC की मीटिंग मुनक्कद होनी चाहिए। लेकिन अभी अभी ये खबर आ रही है कि 16 तारीख को यानी 16 अक्टूबर को CWC की मीटिंग दिल्ली में मुनक्कद होगी और इसमें जितने भी मेंबरान CWC के हैं वो शामिल होंगे। आपको याद दिला रहे हैं कि G23 यानी G23 के जितने भी वो लीडरान हैं वो काफ़ी खफा नज़र आ रहे थे, उन्हें कुछ इख्तिलाफात थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी इलाहिदा राय भी रखी थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस के साथ ही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक करने की ज़रूरत है और कांग्रेस के अंदर जो जमहूरियत है उसको बुनियाद बनाकर कपिल सिब्बल ने भी ये कहा कि पंजाब से लेकर दूसरी रियासतों तक जो कांग्रेस की सूरत हाल है उस पर गुफ्तशनीद करने की ज़रूरत है। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ प्रणय शर्मा मेरे साथी इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, चूंकि आपका बड़े दिनों के बाद आपका वेलकम करते हैं और जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के अंदर ये जो आज हलचल देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि 16 तारीख को अब CWC की मीटिंग भी रखी गई है, तो क्या यही तस्वर किया जा सकता है कि कपिल सिब्बल की जो दरख्वास्त थी या जो उसकी तजवीज़ थी कि ये मीटिंग बुला देनी चाहिए थे और उसके बाद जो कांग्रेस के अंदर हालात है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो उस पर कहीं ना कहीं लब्बैक हुआ है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये लगातार कोशिशें की जा रही थी कि खासतौर से अगर हम G23 के नेताओं की बात करें कि वो लगातार ये मांग उठा रहे थे कि आखिर कांग्रेस में कोई अध्यक्ष क्यों नहीं है, क्यों इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो अब ये बात सामने आ रही है कि CWC की एक बैठक होने जा रही है। 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे इस बैठक में। पहली बात, अध्यक्ष का क्या चुनाव होगा, क्या ये बात सामने आएगी कि अब कौन अध्यक्ष की कुर्सी संभालेगा? क्या राहुल गांधी, जिनके नाम को लेकर लगातार जो राहुल गांधी का गुट है वो लगातार उन्हें आगे कर रहा है और वो चाहता है कि राहुल गांधी इस कुर्सी को संभाले, क्या वो बतौर अध्यक्ष पद संभालेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए पार्टी की क्या रणनीति है, इस पर चर्चा होगी। और तीसरा बिंदु ये रहने वाला है कि देश के अंदर जो मौजूदा हालात हैं उसे लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या आगे की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहनी है, किस तहत रणनीति के तहत किन सरकार को घेरना है। तो ये वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। एक और अहम पहलू ये भी है कि 2 ऐसे राज्य हैं, पंजाब और छत्तीसगढ़, जहां पर पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। इन फाइटिंग बहुत ज्यादा वहां पर है। हाल ही में हमने देखा है कि कैप्टन अमरिंदर को बतौर मुख्यमंत्री हटाया गया, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कुर्सी को छोड़ दिया। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर क्या इस बैठक में कोई बात रखी जाएगी, वो महत्वपूर्ण है। दूसरा छत्तीसगढ़, जहां पर भूपेश बघेल किसी तरीके से कुर्सी को बचाए हुए हैं, लेकिन वहां पर जो दूसरा गुट है वो लगातार हावी हो रहा है और वो चाह रहा है कि जो फॉर्मूला सेट किया गया था सरकार बनने के वक्त की 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे, 2.5 साल TS जो वहां के नेता हैं दूसरे वो रहेंगे, क्या उस पर सहमति बनेगी? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस बैठक में उठने वाली हैं और वो उठनी भी लाजमी है। खासतौर से 2019 के बाद से जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, जब नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, उसके बाद से अभी तक बतौर अध्यक्ष कोई भी नियुक्त नहीं किया गया है। सोनिया गांधी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर पद जरूर संभाल रही हैं, लेकिन फुल टाइम प्रेसिडेंट जिसकी मांग लगातार कपिल सिब्बल भी कर चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने तो बाकायदा चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने मांग की थी कि CWC की बैठक को बुलाया जाना चाहिए। तो वो आखिरकार बैठक बुलाई जा रही है। सबकी नजरें इसी पर होंगी कि आखिर बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होती है और क्या जो लगातार पार्टी के अंदर जो बात हो रही है कि एक
एक फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए, क्या उस पर मोहर लगती है या नहीं? प्रणय, हम काफी वक्त से देख रहे हैं यूपीए की जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी वो हो या मुख्तलिफ लीडरान हो, उनकी जानब से भी कई बार इस तरह के खदशात जाहिर किए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुखालिफ में अभी तक कांग्रेस कोई ऐसा चेहरा नहीं दे पाई है। हालांकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, तो क्या इस पर भी गौर-खोज किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए किस चेहरे को आगे लाया जाए, और उसके लिए क्या राहुल गांधी वो चेहरा होगा या सोनिया गांधी वो चेहरा होगा? क्या इस पर भी गौर-खोज किया जा सकता है? क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस को बचाना है बल्कि इन लीडरान को यूपीए में जो अपनी सदारत है उसको भी बचाना होगा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लगातार इस बात को लेकर एक चर्चा जरूर होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा है जो उन्हें मुकाबला दे सकता है। भले ही अलग अलग इस पर राय हो, अलग अलग नाम हो, लेकिन अगर जहां तक बात कांग्रेस की है तो लगातार एक ही नाम जो सामने आता है वो है राहुल गांधी का। और वो जो गुट है जो इस नाम को आगे बढ़ा रहा है वो काफी हावी है। वो हावी इतना है कि बकायदा G23 जैसे नेताओं को अलग होना पड़ गया और उन्हें मांग करनी पड़ गई। वो राहुल गांधी से अलग होकर अपनी एक लाइन उन्होंने बनाई है। तो जो कांग्रेसी है, जो अभी भी कांग्रेस के अंदर मौजूद है और जो फिलहाल बगावती उसके सुर अगर कहा जाए नहीं है, तो वो ये साफ जानते हैं कि राहुल गांधी ही एकमात्र वो चेहरा है जिसे उन्होंने आगे चल के, यानी 2024 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो 2024 की बात आएगी तो राहुल गांधी को ही सामने खड़ा करना है और वो ही मुकाबला लेंगे। ये बात जरूर है कि अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ही एक वो पार्टी है जो इस वक्त सारी और जो छोटी पार्टीज हैं उन्हें साथ में लेकर चल सकती है, वरना वो पूरा जो विपक्ष है वो कहीं बिखर जाएगा। और इस बात को लेकर कई जो विपक्षी दल हैं वो अपनी सहमति भी जता चुके हैं कि कांग्रेस के साथ उन्हें आगे चलने में कोई परेशानी नहीं है। तो फिलहाल प्रणय बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त इतना फजील हुआ है। प्रणय शर्मा हमें CWC के हवाले से जो है वजाहतन हमें बता रहे थे और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि क्या क्या चैलेंज कांग्रेस के सामने हैं। एक तो यूपीए और उसके साथ साथ जो कांग्रेस के अंदर हालात है उस पर भी वो तबसरा कर रहे थे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कांग्रेस की G23 लीडरान उनका बार बार ये मुतालबा रहा है कि कांग्रेस को बूथ लेवल पर मजबूत करने की जरूरत है और इस हवाले से पार्टी के अंदर सदर से लेकर बाकी ओहदों के जो इलेक्शंस है वो भी होने चाहिए। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, भी अमान।